ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहली फिल्म है जो 87th अकेडमी अवार्ड के लिए यानी कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। उस ईयर में जितनी भी फिल्म्स आई होंगी लाजमी बात है रीजनल होंगी और जितनी भी फिल्म्स हैं उनको इसने टक्कर दी होगी। ये क्यों इसलिए हुआ क्योंकि इसको 2 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे उस वक्त। और उसके बाद न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी इसको अवार्ड मिला है, बुल्गारिया सोफिया में मिला है, स्पेन में मिला था, इटली में मिला है। तो इतने ज़्यादा अवार्ड्स होने के बाद इसने अपनी रिकग्निशन और इसने अपनी इम्पोर्टेंस को मनवाया। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस फिल्म को पसंद किया, आपकी ओपिनियन सर आंखों पर, और स्पेशली उन 2 लोगों ने जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आपकी फिर भी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियन होती है। सिनेमा में टिकट लेते हैं, आपको टिकट फ्रंट वाली मिल गई, मुझको बैक वाली मिल गई। हम फिल्म देखते हैं तो एक को पसंद आई दूसरे को नहीं पसंद आई, चलो ये तो हमारी ओपिनियन होगी। अब वही ओपिनियन जब हम बाहर आकर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो हमें एज ए क्रिटिक डिस्कस कर लेते हैं, और उसी के वर्ड ऑफ माउथ से जो दूसरे लोग हमसे सीखते हैं कि यार ये फिल्म अच्छी है, वीकेंड पर जाकर देखा रहा, तो लोग देखते हैं। तो इसीलिए पता चलता है कि भाई जी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। जैसे सलमान खान की फिल्मों में होता है, दोस्त एक दूसरे से पूछते हैं यार ये फिल्म कैसी है, ठीक है, अच्छी है, चले जाते हैं, जाके देखते हैं, ठीक। तो ओपिनियन अपनी अपनी होती है। और थैंक यू सो मच। सो लेट्स रिव्यू कि फ़िल्म में हुआ क्या था। फ्लैशबैक में जाते हैं। शुरू में हमारे बाप दादा जो दूरदर्शन देखते थे, दूरदर्शन पे बहुत ज़्यादा फिल्में आ जाती थी, जैसे उस दौर में होते थे, जैसे मदर इंडिया की फिल्म होती थी। हम हमेशा ही देखते कि यार ये औरत क्यों खेतों में काम कर रही है, हर दफ़ा ये दिखाते थे। बिरजू बावरा और समथिंग लाइक दिस, एक और भी इस तरह की फ़िल्म थी। और मुग़ल आज़म दिखाते थे, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी, और एक देवदास होती थी वो भी ब्लैक एंड वाइट टीवी। हम पागल हो गए ये फिल्में देख देख के। लेकिन हमें बाद में पता चला ये जितनी भी फिल्में थी उनको नेशनल अवार्ड मिले थे। नेशनल अवार्ड उन कैटेगरीज की फिल्मों को दिया जाता है। पहले पहले कहते थे शायद ये पैरेलल सिनेमा जैसी फिल्में होती हैं जिनको नॉन कमर्शियल होती हैं। कमर्शियल होगी उस तरह की, जैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, जैसे वो सलमान खान की मूवीज़ होगी, शाहरुख खान की कई मूवीज़ होगी हैं, उनमें पता होता है कि भाई जी पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उन्होंने लोगों से इकट्ठा कर लेना है जिस तरह भी हो। और ये नेशनल लेवल पर ही, डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो नेशनल अवार्ड उनको नहीं मिलते ज़्यादातर, क्योंकि नेशनल अवार्ड सिर्फ स्पेसिफिकली उन फिल्मों को मिलते हैं, जैसे क्वीन फिल्म होगी है, जैसे न्यूटन जैसी फिल्म होगी। न्यूटन वाली फिल्म देखी आपने, उसमें भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो तो लाजमी बात वो नेशनल लेवल तक पहुंचेगी, नेशनल अवार्ड तक, उस लेवल तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये जो फिल्में थी इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, और बाहर के मुल्क में ये इम्पोर्टेंट, अब मैं बताता हूँ, ये थोड़ी यार बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। पैरासाइट फिल्म जब आई थी ना तो उस वक्त वो क्या नाम है, मास्का लेगी क्या दूसरी, यार भूल गया यार, वो पहली जो फिल्म थी हीथ लेजर की वो ज़्यादा फेमस थी, लेकिन दूसरी नहीं थी फिल्म, ठीक है वो। तो लेकिन अब पैरेलल जब उन्होंने अपनी लॉबिंग की तो पता चला भाई जी वो पहुंचेगी अच्छे अवार्ड्स तक। पैरासाइट्स को पहले अवार्ड मिल रहे थे, थोड़ा सा हिंड्रेंस आई है फिर उसके बाद, तो लॉबिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब ये 87th क्या नाम है अकेडमी अवार्ड के लिए गई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई जी आप इसके लिए क्या लॉबिंग करेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी मेरा कंटेंट अच्छा है तो ये चल जाएगी। इंटरनेशनल सर्किट में इस तरह नहीं होता, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेंट्स पर फोकस थी। अब माइग्रेंट्स पर फोकस थी, अब मसला ये है कि यार लोग फिल्म जो देखते हैं ना वो देखते हैं कि भाई जी मैं फ़िल्म की टिकट दी है कि मैं देखने जाया हूँ तो मुझे चाहिए वही बुफे, वही टेबल पर खाना हो जो मेरी पसंद का है। स्क्रिप्ट डिफरेंट होता है भाई जी। हमारे लोग ये देखते हैं कि भाई दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल, वो वाली फिल्म देखे। भाई हर फिल्म में एक सेक्रेट गेम जैसा या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको नहीं मिलेगा। लाजमी बात है, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी गोल्फ खेलता भी एक फिल्म में नज़र आएगा, और दूसरे में मैं अपने बच्चे को ये इंटेलिजेंट बनाने वाला देखेगा। अब इसमें उसका करैक्टर था एक माइग्रेंट वर्कर का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर काम कर रहा था, वहाँ से भाग कर आया था इसका। और जो एक्ट्रेस है उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था, थापा को। वो एक वो क्या माउंटेनस एरिया में रह रही है, तो उसका हस्बैंड सिटी में काम करने चले जाता है, ठीक है। अब गांव के जितने भी लोग हैं उनका आंसर सेम होता है, और बंदा पक भी जाता है कभी बार जब आपको एक ही आंसर मिले। और देखो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों में डिफरेंट होता है, या अपर मिडिल क्लास हो, ठीक। तो वो कई जगह पर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं कहाँ हो, कितने दिन बाद आओगे, मीटिंग होगी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो क्वेश्चन ही पूछते हैं। लेकिन ये बेचारी गरीब थी
हर एक को एक ही आंसर देना होता है, यार वो काम पे बिजी होगा, किसी वक्त भी आपको कॉल कर लेगा। बट 6 महीने आपको कॉल नहीं कर रहा बंदा, तो वो तो अपसेट होगी, उसके बंदे की कॉल नहीं आ रही है और उसकी एक बेटी भी है। अब वो कहती है भाई जी मैंने इस तरह के कन्वेंशनल आंसर नहीं सुन रहे जो बार बार ये मुझे रट्टे दस बता देते कि भाई जी वो कितने दिन यार, बंदा ये हो ही नहीं सकता कि 1-2 दिन बाद कॉल ना करे या हफ्ते पे बाद। यहाँ पे मैंने देखे, मैं अपनी फील्ड स्टडी के मुताबिक बता रहा हूँ कि मैंने माइग्रेंट वर्कर साउथ ईस्ट एशिया के कई लोगों को मैं पर्सनली ऑब्जर्वेशन के लिए और बात के लिए देखता हूँ क्या करते हैं। शाम को आकर भाई जी वो फ़ोन पर लग जाते थे, चाहे वो 3310 वाला फ़ोन हो, उन्होंने भाई जी लगाना है और हैप्पी आवर वाला पैकेज लगा लेना और बाहर वालों से बातें करनी, लेकिन ये एक्ट्रेस का बंदा बात ही नहीं कर रहा। तो वो डाउट हो जाता है उसको कि भाई मैं पता करूँ कि किसके रेफरेंस से ये गया था शहर में काम करने, और मैं उसको सर्च करने के लिए अब जाऊँगी। मैंने पंचायत की बात नहीं सुननी, पंचायत मुझे एक ही दफ़ा बना बनाया आंसर बना के दे देती है। अब वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है। बेटे की सिंप्लिसिटी ये दिखाई कि गांव के लोगों के खिलौने वही होते हैं जो उनके साथ हों, तो वो बकरी को ले लेती है कि कहीं बच्ची कहीं शहर में जाके अपसेट ना हो, परेशान ना हो, उसका खिलौना उसके साथ रखा, वो बिज़ी रहेगी, मैं इसको साथ लेकर चल पड़ती हूँ। उसी दौरान भाई जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन एन एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तो उसकी लड़ाई कहीं हो जाती है, वो इनकी बस में बैठ जाता है। ये ऑब्ज़र्व करके उसको सेव करती है इस सिचुएशन में। लेकिन इंसान की ज़ात इस तरह की है कि भाई जी वो अपने बुरे वक्त को नहीं देखते। जब पैसे की बात आई तो वही नवाज जो फिल्म में ऐसे पर्सन नहीं कह रहे, फिल्म में उस औरत को थप्पड़ भी मार देता पैसों के मामले पे, ठीक है। अब वो उसके दिल में ये कहीं ना कहीं सोच होती है कि यार इसने मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया था, अब मैं इसको सपोर्ट करूँ चाहे पैसों की बेस पे करूँ। अब वो भाई जी उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढने के लिए जैसे निकलते हैं तो पता चलता है कि उसको पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो मैन है, बंदों को सोसाइटी का एनवायरनमेंट का ज़्यादा पड़ता होता है। ये गांव की वो औरत है जिसको पता ही नहीं है कि शहरों में बहुत क्या क्या हो रहा है, और उसने पहले उसको कह दिया था भाई खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब एक बंदा मुंबई में रह रहा हो, एक बंदा दिल्ली में रह रहा हो, जो कॉस्मोपॉलिटन और अर्बन जगह पर रह रहा हो, उसको पता है यार वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। होटल से लेकर, फिल्म में ये दिखाया गया, होटल से लेकर खाना पकाना, कितनी देर रहना है, ये सारी चीज़ें उसने सोचनी थी, वो पैसे लेकर चल पड़ी थी। अब ये सारे एक ही जर्नी पर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाते हैं। अब वहाँ जाके वो पता करती है जिस ऑनर के थ्रू उसको काम मिला था। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाती है कि ये इग्नोर कर रही है और कह रहे वो बिज़ी होगा, जाके पता करो कहीं और जगह पर काम कर रहा होगा। अब उसको और डर हो जाता है, वो कहती नहीं जब मैं जाऊंगी उस जगह पर जाकर देखूंगी कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं या नहीं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आप अगर देखें, न्यूज़ में आपने देखा होगा कतर फुटबॉल फेस्टिवल के में जो वो हुआ था, आपको पता होगा कई ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को नुकसान हुआ था, वो न्यूज़ में आया था, ठीक है। ये टॉपिक इंटरनेशनल लेवल का और उस कैलिबर का था, तो इसीलिए ये नेशनल अवार्ड लेने के बाद ऑस्कर तक पहुंचा है। फैजल भाई नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो हमारा डोमेस्टिक टॉपिक था, और डोमेस्टिक भी नहीं था वो, तो भाई एक गांव का टॉपिक था, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल टॉपिक था जिसकी वजह से इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। और ये दूसरी एक वो यार क्या नाम है जिसमें वो क्या नाम है यार, विकी डोनर वाला लड़का है, उसकी एक और फिल्म भी आई थी ये फीमेल के साथ। तो वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो फिल्में बनती हैं, न्यूटन वाली भी इलेक्शंस पर थी, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, इनको इंटरनेशनल सर्कल में प्रिजी मिलती है, उनको ज़्यादा ऑडियंस सुनना पसंद करती है। अब वो जैसे वहाँ पर पहुँच जाता है, वो आंसर मिल जाता है भाई जी अब शहर में जाऊँ जाकर देखो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है भाई आप होटल में रहो जितनी देर ये है, इस तरह वो पैसे ख़त्म होने शुरू हो गया, उसने जितना कुछ था अपना देना शुरू कर दिया। तो लेकिन इस दौरान को वो फोकस थी कि मैंने अपने हस्बैंड को ढूंढना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस गरीब औरत का जो एंड तक जो उसके था वो भी उससे ले लिया, और तो और वो बेचारे बकरी जो उसका खिलौना था वो भी चला गया। डिटेल्स बताना चाहते हैं कि एक माइग्रेंट वर्कर की फैमिली किस किस दर्द में और किस किस प्रॉब्लम्स में गुजर रही होती है। कॉन्सेप्ट ये था, ये नहीं था कि भाई जी इन दोनों का कहीं से आपस में कोई चक्कर था और ये दोनों को ये उसने उसके हस्बैंड को कैसे मार दिया होगा, आप बताएं। क्या वो पहले जाके बंदा मार के फिर इसके साथ आया है? नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता था। राइटर सिर्फ माइग्रेंट वर्कर की सिचुएशन को बताना चाहता है।
ये तो हमारी प्रोडिक्शन है और अजम्पशन है, हम जिस तरह मर्जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सेक्रेट गेम वाला बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो सेक्रेट गेम में इस तरह का है तो वो मैनिपुलेट कर रहा है। वो टोटली डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। अभी क्या नाम है दूसरा, पंकज त्रिपाठी भी तो देखो, कई फिल्मों में उसका डिफरेंट करैक्टर होता है। हमारी ये है कि हम जनरलाइज कर लेते कि ये बंदा हर दफ़ा हमें इसी करैक्टर में नज़र आए, ऐसा नहीं था। तो जैसे वो वहाँ पहुँचता है, अब उसके दिल में वो उनको खाने के लिए भी लेके जाता है, परेशान है, वो सोच रही है कि मैं करूँ क्या, मेरे साथ लड़की भी है और ये इसकी सिचुएशन भी चेंज हो रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी कभार उसको पता चल जाता था, उस जैसे वो शहर में गया उसको पता है कंस्ट्रक्शन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो करैक्टर है वो कहता है कि भाई जी अब मैंने सारा कुछ तो लूट लिया, एटलीस्ट जो इसकी सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं इसको आंसर ढूंढ के दे दूँ। पैसा तो लूट ही लिया था, सोना सोना सब कुछ ही लूट लिया था। उसकी कोशिश थी कि भाई जब उसने उसको एक दफ़ा 2-3 दफ़ा ही ट्राई टू एम्ब्रेस हर, गले मिलने की कोशिश की थी। आई थिंक एट दैट टाइम ही ऑलरेडी न्यू कि भाई जी उसके बंदे का काम हो गया। क्योंकि जितनी भी शहर में कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं, यहाँ भी इसी तरह ही होता है। मैंने देखा कहीं पे वो ग्रुप्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो आप जाके पूछे कि यार यार इस गांव का कोई लड़का है, हाँ यार वो 35 लड़के वहाँ पे, उनसे जाके पूछ लो। अब वो 35 के ग्रुप में जाके किसी या 10 या 5 के ग्रुप में पूछेंगे कि भाई ये बंदा जो हमें है वो मिलेगा, तो वो बता देंगे। तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ से वो सुराग उसने लगा लिया था, उसको पता चल गया कि भाई ये बंदा मार गया। उन्होंने कहा यार इजी आंसर मुझे बता दो। पैसे उसके पास थे क्योंकि वो लाइट्स डाइस वाला खेल खेलता है। अब उसमें भी एक मेटाफोरिकली बात बताई गई है। अब ठीक है, तो वो उसका ये लाइट डाइसेस वाले मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो वो कहते हैं कि भाई इसको मैं अभी बता दूँ, सच जितनी जल्दी आपको मिल रहे ना, तो जितना डिले करोगे तो वो दिल में एक नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो उसने कहा कि ये मैं जल्दी जल्दी इसको सच बता देता हूँ, ये औरत मेरे काम तो किसी आने वाली नहीं है। अगर ये चाहती है कि मैं तो बकौड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो इधर उधर हो गई है समझो, क्योंकि वो भी माइग्रेंट ही था, एक जगह से दूसरी जगह काम कर रहा है, उसके फैमिली का अपना इशू था जो भी था, लेकिन अब वो चाहता है कि भाई इसको मैं सच बता दूँ, इसीलिए उसने वो चीज़ें जानबूझकर वहाँ रखी थी। अगर वो पैसे खाने की लालच करता तो ये उसको सच कभी भी ना बताता और बैग भूलता भी ना, और उसने जानबूझ के रख दिया कि इसको जल्दी पता चल जाएगा तो जान छोड़ देगी, अब मेरी लाइबिलिटी बन रही है। वो भगोड़ा बंदा है, अपनी लाइबिलिटी नहीं रखना चाहता किसी को भी अपने साथ, ये वो हैंड कैरी नहीं लेकर चला। अब उसके पास पैसा तो ख़त्म हो गया है, पैसा ख़त्म हो गया तो क्या करना था, उसकी बेटी को भी पालता, उसको भी पालता, होटल के पैसे तो दे नहीं सकते थे। अब उसने कहा मैंने तो सर्वाइव करना है, मैं जाके उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर लेता हूँ, मेरी जॉब तो ख़त्म होगी। तो वो अपनी जॉब पर लग गया, इसको इसके हिस्से का सच दे दिया और ये वापस चली गई उसी गांव में जहाँ पर है। तो उसको सच पहुँच गया, उसके पास सारी चीज़ें मिल गई थी, घड़ी, सारा फ़ोन नंबर वगैरह सारा। तो ये थी माइग्रेंट वर्कर्स की लाइफ। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत हादसे होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों जितने भी जो बाहर मुल्क में कहीं भी काम करते हैं, उनको किसी न किसी तरह आप जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं किसी भी तरह पर, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब लायर्स डाइस का प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, जो मैं समझता हूँ यार, आपको आपकी जो मर्ज़ी हो, मदारी वाला मदारी दिखाता है, आप उसके जाल में आ जाते हो, आप उसको लूटने की कोशिश करते हो कि भाई जी ये यहाँ पर ये है। अगर आपको उससे पैसा मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो आपके अंदर ग्रज रहेगा भाई यार मैंने इसको लूटा नहीं आज। अगर आपको मिल जाए तो आप अच्छे हैं, अगर ना मिले तो भाई जी वो बंदा ख़राब है, ठीक है। तो इसी तरह होता है, माइग्रेंट वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है इकॉनमी में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो फॉरेन बाहर जाके काम करके भी रिजर्व्स में दें, फॉरेन एक्सचेंज में दें, चाहे डोमेस्टिकली दें, आपके प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनसे, लेकिन बदले में क्या मिलता है, वही ख्वाब जो ख्वाब वो मदारी वाला दे रहा होता है। तो ये थोड़ी मेटाफोरिकली चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, पता नहीं यार आधा घंटा चलवा दी। लास्ट नॉट द लीस्ट, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। रिसेंटली जब पेंडेमिक हुआ, ठीक है, तो एक
मैंने रिव्यू की थी, पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर वो साइकिलों वाले गए थे, तो मीडिया और सारे साथ साथ गए। तो उस जगह पर आप देखिए कि ये लोग जिन कंपनीज़ के साथ काम करते थे, उन कंपनियों ने उनको लावारिस छोड़ दिया है। सरकार करे या करे वो उनका हेडेक है। लेकिन जब वो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, ये मीन्स जब अपने घरों को वापस जाना शुरू किया, तो ऐसे ग्रुप चलना शुरू कर दिए, साइकिलों पर चलने शुरू कर दिए। अब मीडिया उनको ज़्यादा मॉनिटर कर रहा था, उससे पता चला कि इनके क्या राइट्स हैं, इनको क्या मिल रहा है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पेंडेमिक में पैसा भी जेब में नहीं है, तनख्वाहें थी तो वो भी ख़त्म हो गई हैं, पेरेंट्स वेट कर रही हैं। तो माइग्रेंट्स के साथ क्या क्या होता है ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो इसीलिए ये फ़िल्म ये किसी वो माइंड गेम्स पर तो मबनी नहीं थी, सिर्फ ये थी कि माइग्रेंट वर्कर्स की सिचुएशंस क्या होती हैं और उनके साथ क्या होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज हिमसेल्फ ऑल्सो, वो भी माइग्रेंट वर्कर था, इसका बंदा भी माइग्रेंट वर्कर था, और ये अब दोनों एक डिफरेंट सिटी में जाकर उस बंदे को ढूंढ रहे थे जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मर गया था। थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो को पसंद किया है। ओवरऑल ओपिनियन जो मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन जो नेशनल अवार्ड पर फिल्म पहुंची होगी उसका कॉन्सेप्ट उसी लेवल का होता है, ना कि फैजुल वाला। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। लंबी फिल्म होगी है, ये तो आधी फिल्म होगी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योर लव। और हाँ यार, एक और चीज़ बिफोर साइनिंग ऑफ, मैं एक और फिल्म आपको बताना चाहता हूँ। इरफान खान की एक फ़िल्म थी तलवार। आप काइंडली उस फिल्म को देखें और बताएं कि वो हकीकत में हुआ क्या था। फिर उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों को सर्च करूँ, उसका बैकग्राउंड क्या था, रियल स्टोरी थी या नहीं थी, क्या पेरेंट्स ने किया था या नहीं किया था। अब ये इधर ही है, नेटफ्लिक्स इंडिया पे ही है, तो आप देखें और इसको बताइए। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। हैव अ ग्रेट वॉच, टेक केयर लव्ड वन, स्टे सेफ। फिर दोबारा से शुक्रिया, धन्यवाद भाई, आप लोगों ने पसंद किया है। टेक केयर लव्ड वंस, स्टे सेफ। गलती होगी हो, लेंथी वीडियो बन गई हो तो माफ़ करना। सब्सक्राइब करना है तो कर दें, बाकी आपकी